आकाश का साफा बांध कर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़। घुटनों पर पड़ी है नई चादर सी, पास की दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी। अंधकार दूर पूरब में सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा। अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज दी, सुनते हो? चिलम औंधी, धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। इसको पढ़ लेते हैं जो पुस्तक में दिया है पहले, फिर उसको अर्थ से समझेंगे। कवि ने किसान के रूप में जाड़े की शाम के प्राकृतिक दृश्य का चित्रण किया है। इस प्राकृतिक दृश्य में पहाड़ बैठे हुए एक किसान की तरह दिखाई दे रहा है। इसमें बता रहे हैं इस प्राकृतिक दृश्य में पहाड़ जो है बैठे हुए एक किसान की तरह दिखाई दे रहा है। आकाश उसके सिर पर बंधे साफे के समान, पहाड़ के नीचे बहती हुई नदी, घुटनों पर रखी चादर सी, पलाश के पेड़ों पर खिले लाल लाल फूल जलती अंगीठी के समान। पलाश के जो फूल है ना, उसको लाल लाल फूलों की तुलना अंगीठी से की है। और पूर्व क्षितिज पर घना होता अंधकार, झुंड में बैठी भेड़े जैसे पश्चिम दिशा में डूबता सूरज चिलम पर सुलगती आग की भांति दिखाई दिया है। यह पूरा दृश्य शांत है। अचानक मोर उठता है, मानो किसी ने आवाज लगाई, सुनते हो? इसके बाद यह घटना में बदल जाता है। चिलम उलट जाती है, आग बुझ जाती है, धुआं उठने लगता है, सूरज डूब जाता है, शाम ढल जाती है और रात का अंधेरा छा जाता है। आओ इसको अर्थ से समझें। आकाश का साफा बांधकर, साफा इसे कहते हैं जो सिर में बांधने वाला कपड़ा होता है। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़। कह रहे हैं जो आकाश का वर्णन कवि ने किसान से किया है। जैसे किसान अपना साफा बांधता है, वैसे ही ये जो आकाश है पहाड़ों के ऊपर खड़ा है, तो इसे आकाश को किसान का साफे की तरह वर्णन किया है। सूरज की चिलम खींचता, सूरज सूरज का जो किसान चिलम पी रहा है, जो एक मिट्टी के द्वारा बनाया गया होता है, उसमें जब वो खींचता है तो उसमें धुआं थोड़ा सा उठता है और वो धीमी धीमी गति से चलता है। सूरज की तुलना चिलम से की गई है। बैठा है पहाड़, घुटनों पर पड़ी है। कह रहे जो पहाड़ की तुलना इसके जो जो इसके घुटनों पे जो सफेद कपड़ा है उससे उसकी तुलना की गई है। कह रहे जो नदी नदी चादर सी घुटनों पर पड़ी है, नदी चादर सी जो इसके घुटनों पे पड़ी है वो नदी की चादर की तरह है। पलाश के जंगल की अंगीठी, अंधकार दूर पूरब में। कह रहे जो अंगीठी जल रही है ना पलाश की, वो जो शाम का दृश्य है, जब सूरज डूबता है उस समय जो उसका डूबने का जो कलर होता है जो पानी में भी पड़ता है ऑरेंज ऑरेंज, उसकी तुलना संतरी रंग का जो होता है डूबने का दृश्य जो होता है उसका अंगीठी के साथ वर्णन किया गया है। चिमटा बैठी है भेड़ों के गले। इसका मतलब ये है कि दहक का मतलब होता है सुलझाना, जैसे अंगीठी को सुलझाना है ना, दहल का मतलब। चिमटा बैठा है भेड़ों का गले सा, गले का मतलब है झुंड। और जब जैसे ही इसमें शाम का दृश्य किया गया है, सूरज डूब रहा है, जो भेड़ों का जो झुंड है ना वो सिमट कर बैठा हुआ है। अचानक बोला वो, इसमें क्या हुआ, जब अंधेरा होने वाला है सूरज डूब रहा है, अचानक मोर बोला, जैसे किसी ने आवाज दी हो, सुनते हो? ऐसा फीलिंग हुई, ऐसा महसूस हुआ। कवि के द्वारा बताया गया है जैसे मोर अचानक बोला तो ऐसे आवाज आई, सुनते हो? चिलम औंधी, चिलम औंधी का मतलब है वो जो चिलम थी वो उल्टी हो गई, धुआं उठा। जैसे वो उल्टी हो गई और उसमें से धुआं उठा और सूरज भी डूब गया और चारों तरफ अंधारा ही अंधेरा छा गया।
इसका मतलब ये है, इसका तुम्हें सारांश बता देते हैं। इस कविता में कवि ने बताया है, अप, अपनी जो तुलना करी किसान के रूप में जाड़े की शाम के प्रकृति का सौंदर्य, सुंदर दृश्य, मनोहर चित्रण का वर्णन किया है। एक चादर ओढ़े बैठे हुए किसान जो अपनी अंगीठी सुलझाकर अपनी चिलम पी रहा है के साथ किया है। इस काल्पनिक कविता के में दोनों दृश्य को एक साथ जोड़ने में उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। प्रत्येक दृश्य में पहाड़ एक बैठे हुए किसान के समान प्रतीत हुआ है। किसान के सिर पर बंधे साफे के समान ही पहाड़ के नीचे बहती हुई नदी घुटनों पर चादर के समान, इसमें कवि ने इसमें उल्लेख किया है। आओ अभ्यास प्रश्न की तरफ चले। कविता से, इस कविता में शाम के दृश्य को किसान के रूप में दिखाया गया है। यह एक रूपक है। इसे बनाने के लिए 5 एक रूपकताओं की जोड़ी बनाई गई है। उन्हें उपमा कहते हैं। पहली एक रूपता आकाश और साफे में दिखाई हुए कविता में आकाश का साफा वाक्यांश आया है। इसी तरह तीसरी एक रूपता नदी और चादर में दिखाई गई है, मानो नई चादर सी हो। अब आप दूसरी, चौथी और पांचवी एक रूपताओं को खोज कर लिखिए। इसका उत्तर देंगे, दूसरी एक रूपता चिलम सूरज सी। चौथी एक रूपता अंगीठी पलाश के फूलों सी। पांचवी एक रूपता अंधकार भेड़ों के गले सा। दोबारा इसका उत्तर दोहराएंगे। दूसरी एक रूपता चिलम सूरज सी। चौथी एक रूपता अंगीठी पलाश के फूलों सी। पांचवी एक रूपता अंधकार भेड़ों के गले सा। अगला, शाम का दृश्य अपने घर की छत या खिड़की से देखकर बताइए। शाम कब से शुरू हुई, तब से लेकर सूरज डूबने में कितना समय लगा, इन बीच आसमान में क्या क्या परिवर्तन हुआ। का उत्तर देंगे, शाम कब से शुरू हुई। शाम करीब 6 बजे से शुरू हुई। ख, तब से लेकर सूरज डूबने में कितना समय लगा। इसका उत्तर देंगे, तब से लेकर सूरज डूबने में करीब 1 घंटे का समय लगा। कितना लगा, 1 घंटे का समय लगा। इस बीच आसमान में क्या क्या परिवर्तन हुए। उत्तर देंगे, इस बीच आसमान का रंग लाल और कुछ देर बाद पीले रंग का परिवर्तित हो गया और कुछ देर बाद सूरज आसमान से गायब हो गया और चारों तरफ अंधेरा छा गया। मोर के बोलने पर कवि को लगा जैसे किसी ने कहा हो, सुनते हो, नीचे दिए पक्षियों की बोली सुनकर उन्हें भी एक या 2 शब्दों में बांधिए। कबूतर, कौवा, मैना, तोता, चील, हंस। उत्तर, कबूतर। लो भाई, अपना खत ले लो। कौवा, सुनते हो, घर में मेहमान आने वाले हैं। मैना, कैसे हो। तोता, राम राम भाई। चील, अरे वह देखो नीचे क्या पड़ा है। हंस, मेरी तरह शांत रहो। कविता से आगे, इस कविता में चित्रित करने के लिए किन किन रंगों का प्रयोग करना होगा। उत्तर, इस कविता को चित्रित करने के लिए हमें नीले, पीले, भूरे, लाल, सफेद, काले, सुनहरे, हरे, बैंगनी आदि अनेक रंगों की आवश्यकता पड़ेगी। दूसरा, शाम के समय ये क्या करते हैं, पता लगाइए और लिखिए। पक्षी, खिलाड़ी, फल वाले, माँ, पेड़ पौधे, पिताजी, किसान और बच्चे। इसका उत्तर देंगे, पक्षी।
अपने अपने घोंसलों में लौट जाते हैं। खिड़की अपने अभ्यास या खेल को समाप्त कर आराम करती है। फल वाले अपना सामान जल्दी से बेचकर घर में जाने का प्रयास करते हैं। माँ अपना काम निपटाकर घर वालों के लिए घर आने की प्रतीक्षा करती है। पेड़ पौधे वे भी विश्राम करना चाहते हैं। पिताजी दफ्तर से घर की ओर लौटते हैं। किसान दिन भर परिश्रम कर अपने बैलों के साथ घर की ओर लौटता है। बच्चे खेल या अभ्यास करते हैं। तीसरा, हिंदी के एक प्रसिद्ध कविता सुमित्रानंद पंत ने संध्या का वर्णन इस प्रकार किया है। संध्या का झुटपुट बांसों का झुरमुट है, चमक चहक रही चिड़िया टीवी टी टू टू। ऊपर दी गई कविता और सवेशा दयाल जी की कविता में आपको क्या मुख्य अंतर लगा, लिखिए। इसका उत्तर देंगे। सवेशा दयाल जी की कविता और सुमित्रानंद पंत की कविता दोनों में संध्याकालीन वर्णन किया गया है, परंतु दोनों में मुख्य अंतर यह है, जहां सुरेश दयाल जी ने संध्याकालीन दृश्य को एक किसान के माध्यम से प्रस्तुत किया है, सुमित्रानंद ने उस कविता में पक्षियों की आवाजों से अपनी कविता का प्रधानता दी है। धन्यवाद दोस्तों। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।